बेटा आज का अपना जो नया चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, बहुत ही मजेदार चैप्टर है बेटा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। और बस आपको करना क्या है, वही जो मैं हर एक चैप्टर के अंदर बोलता हूं, यहां पे भी मैं कह रहा हूं, क्लास में फुल अटेंशन के साथ बैठना है। जितनी भी लंबी क्लास चल रही है बेटा, फुल अटेंशन के साथ में बैठना है। हमारी बातें ध्यान से सुनते रहनी है, जब कहेंगे नोट करने के लिए नोट करना है, उसके पहले कॉपी किताब नहीं छूनी है, ठीक है? केवल हमारी बातें सुननी है, बोर्ड को देखना है, ठीक? चैप्टर बेटा जैसे एकदम तुम्हारे दिमाग में ऐसा सेट हो जाएगा ना, जैसे कोई दादी नानी की कहानी चलती थी, बचपन में सुनाती थी, अभी तक तुम लोगों को याद होगी, वैसे तुम्हारे दिमाग में सेट होगा। लेकिन उसके लिए बेटा हमारी बात बहुत ध्यान से सुननी होगी, फुल कंसंट्रेशन आपका चाहिए, ठीक है? तो चैप्टर बेटा हमारा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और उससे भी जरूरी है क्या क्या छोड़ने वाले हैं, क्या क्या आपके सिलेबस से एक्सक्लूड हो चुका है, ये भी जानना बेटा उतना ही जरूरी है। क्या क्या आपको पढ़ना है ना? जितना आपके लिए जानना जरूरी है क्या क्या पढ़ना, उतना ही जानना जरूरी क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या क्या नहीं पढ़ना पहले वो जान लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर बेटा आप रिफ्लेक्स एक्शन, जो बेटा ब्रेन के बाद वाला टॉपिक है, जितने भी टॉपिक ब्रेन के बाद दिए गए हैं, हाइंड ब्रेन के बाद जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, सेंसरी ऑर्गन हो गया, समझ रहे हो? सेंसरी ऑर्गन में 2 ऑर्गन दिए गए हैं, अरे बोलो कौन कौन से? आईज एंड ईयर, ठीक है? आईज और ईयर ये दोनों भी नहीं पढ़ना है आपको, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं पढ़ना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी नहीं पढ़ना है, उसकी डिटेलिंग नहीं पढ़नी है आपको, मतलब कितनी क्रेनियल नर्व कितनी, ये सब नहीं पढ़ना आप, समझ रहे हो? है ना? बोलो जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा इस चैप्टर से, क्योंकि ये पार्ट एक्सक्लूड हो चुका है आपके सिलेबस से, ठीक है? पढ़ना क्या क्या है, अच्छा वो जान लेते हैं। पढ़ना बेटा न्यूरॉन्स के बारे में, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है, जो उसकी ब्रांचिंग है, सीएनएस पीएनएस, है ना, इसके बारे में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थोड़ा बहुत, है ना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसके बारे में आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखना है, न्यूरॉन के कितने पार्ट होते हैं उसको जानना है, नर्व इंपल्स कंडक्शन के बारे में पढ़ना है, वो न्यूरल कंडक्शन भी पढ़ना है, केमिकल कंडक्शन भी पढ़ना है, बोलो। और उसके बाद में बेटा फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको ब्रेन पढ़ना है डिटेल में। बस केवल इतना ही चैप्टर है, तो हो गया आपके लिए आसान पहले ही, समझ रहे हो? ठीक है? आप जो जो छोड़ना है बेटा, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या चीज नहीं है, उसको पढ़ के आप अपना सिलेबस मत बढ़ाना, ठीक? हाँ, मुझे तो मजा आता है पढ़ाने में, है ना, आप कहोगे हम पढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन उससे आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना? देखो चैप्टर का नाम बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन जहां पे टर्म आ गया बेटा, इसका मतलब ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, किसी ना किसी के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन करने का काम करता होगा। अरे बोलो, तो ये इंटीग्रेटिव मैनर में काम करता है, किसके साथ काम करता है और क्यों काम करता है ये जानना है। मतलब हम आपसे कह रहे हैं बेटा, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, ये इंटीग्रेटिव मैनर में काम करता है, इंटीग्रेटिव मैनर में काम करता है। किसके साथ मिलके काम करता है? अरे बोलो, जो लोग बेटा एक आध बार हमसे पढ़ चुके बताओ, किसके साथ मिलके? एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके। किसके साथ बेटा मिलके? एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके। ये बताओ एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बेटा किसका रोल आता है? हार्मोन्स, और यहां पे जो स्टिमुलस बेटा जनरेट हो रहा है नर्व्स के द्वारा भेजा जाता है, न्यूरॉन्स के थ्रू भेजा जाता है, बोलो ठीक है? अब एक सिचुएशन लेते हैं बेटा, उस सिचुएशन के अंदर समझते हैं कैसे क्या होता होगा। हम ये कह रहे हैं आपके बॉडी के जो फंक्शन है कोऑर्डिनेट किए जा रहे हैं, जो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है कोऑर्डिनेट करी जा रही, जो आपकी मेटाबॉलिज्म है कोऑर्डिनेट करी जा रही, किसके द्वारा? नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के इंटीग्रेटिव मैनर के द्वारा। ये इंटीग्रेशन में काम करते हैं, तब हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, वो ठीक ठीक काम करती है। इतना समझ पाए? आप डिजीज फ्री रहते हो, आपके बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं होता है जब दोनों सिस्टम सही सही काम कर रहे होते हैं। इन दोनों में से बेटा कोई भी सिस्टम अफेक्ट होगा, आपके बॉडी तुरंत, है ना, उसकी जो मेटाबॉलिज्म है, उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, उसमें डिस्टर्बेंस तुरंत आ जाएगा। इतना समझ पा रहे हो? बोलो, इतना समझ पा रहे हो? अब जरा आगे देखते हैं। अब हम ये कह रहे हैं इंटीग्रेटिव मैनर में काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है ना, कैसे काम कर रहा है ना? देखो, जैसे एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं बेटा, अभी लिख के बता देंगे। एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं, जैसे मान लो अचानक से ना कोई डरावनी चीज आपके सामने आ गई,
सांप हो सकता है ना। हम डरावनी चीज है? अरे यार इतने अच्छे ना होते तब भी मतलब, है ना। बेटा सुनो सुनो, कोई डरावनी चीज आ गई, डरावनी चीज में कुछ भी हो सकता है, शेर और आ गया, सांप आ गया, है ना, हालत आपकी खराब एकदम। कई लोग की तो हालत इतनी खराब होगी कि बेटा कुछ गड़बड़ ही हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकता है उनके साथ में, वो किसी से बता नहीं पाएंगे, इतना गड़बड़ हो सकता है सांप आप देख के। लेकिन कुछ लोग जो थोड़ा बहुत हिम्मत कर पाएंगे वो कहेंगे यार भागते हैं, क्योंकि शेर से जीत तो सकते नहीं, तो भागना पड़ेगा। अब अगर तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे ब्रेन ने भैया तुमको बताया कि जो सामने दिख रहा है ये शेर है, बहुत खतरनाक है, एक ही पंजे में तुम्हारे बॉडी के चिथड़े उड़ा देगा, ये फाड़ देगा तुमको। अब तुम क्या करोगे, बहुत तेज भागने की कोशिश करोगे, बहुत तेज भागने की कोशिश करोगे। अब भागने के लिए क्या क्या नेसेसरी है, आपके बॉडी की फिजियोलॉजी में क्या क्या बदलाव आने चाहिए, ये बताओ बेटा। अगर आपको भागना है बहुत तेज, मतलब आप फिजिकल एक्सरसाइज करने जा रहे हो बेटा। रनिंग इज अ टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, बोलो फिजिकल एक्सरसाइज तो करने जा रहे हो। अब अगर आप रनिंग करने जा रहे हो, बहुत तेजी के साथ रनिंग करने जा रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होने जा रहे हो, तो आपके बॉडी की मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी। उस मेटाबॉलिक रेट को जो मेटाबॉलिक रेट जो इंक्रीज हुई है बेटा, उसको इंक्रीज करवाने के लिए, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो आपके बॉडी के अंदर एटीपी ज्यादा जनरेट होना चाहिए। एटीपी ज्यादा जनरेट होने के लिए बेटा आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, समझ रहे हो। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके बॉडी तक कैसे पहुंचेगा, आपके बॉडी टिश्यूज तक कैसे पहुंचेगा, आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो इंक्रीज होना चाहिए। आपके बॉडी के अंदर, आपके वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ट पैल्पिटेशन रेट इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। अरे बोलो, आप समझ पा रहे हो। एक सिचुएशन आपके सामने आई, आपको फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व होना था, आपको रनिंग करनी थी, बहुत तेजी के साथ भागना था, उस भागने के लिए आपकी मेटाबॉलिक रेट हाई होनी चाहिए। उस बढ़ी हुई मेटाबॉलिक रेट के लिए आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ चुकी है। उस बढ़ी हुई ऑक्सीजन डिमांड के लिए आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज कर जाता है, बहुत तेजी के साथ सांस लेने लग जाते हो, मुंह आपका सूख जाता है, भूख प्यास बंद हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हो, है ना। बहुत तेजी के साथ सांस खींचते हो, और जितनी तेजी के साथ सांस खींचोगे बेटा, जितनी तेजी के साथ इनहेल करोगे ऑक्सीजन, उतना ही तेजी के साथ में आपके जो हार्ट है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके बॉडी टिश्यूज तक भेजने का काम करेंगे, बोलो। और जितना तेजी के साथ में आपके बॉडी टिश्यूज तक ब्लड पहुंचेगा, उतना ही तेजी के साथ में ऑक्सीजन डिलीवर किया जाएगा, और जितना तेजी के साथ ऑक्सीजन डिलीवर किया जाएगा, उतना तेजी के साथ एडीपी का फॉर्मेशन होगा, उतने बढ़िया मेटाबॉलिज्म आपकी होगी। किडनी का फंक्शन भी इंक्रीज कर जाता है, बोलो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, नॉर्मल से थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा बेटा, फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज कर जाएगा, किडनी अपना फंक्शन बढ़िया करने लग जाएगी, हार्ट अपना फंक्शन बढ़िया करने लग जाएगा, फेफड़ा आपका बहुत अच्छे से है ना पंप करने लग जाएगा, बोलो ठीक है। आप बहुत तेजी के साथ इनहेल करने लग जाओगे। सारी चीजें समझ में आ रही हैं, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। आपको हमने एक सिचुएशन दी, आपको इतना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन समझ में आया, बॉडी हमारी कैसे कोऑर्डिनेट करती है किसी एक सिचुएशन के अंदर। अब बेटा ये बताओ, ये सब काम चल रहा था, ये जितना भी कोऑर्डिनेशन का काम चल रहा था, अगर आपके ब्रेन ने मैसेज ना दिया होता कि भैया जो सामने खतरनाक चीज है आपको भागना चाहिए, आप खड़े रहते आराम से, आप खड़े रहते आराम से। जिसको नहीं पता है ये शेर है, ये खतरनाक चीज, वो भागेगा, वो तो मौज में रहेगा एकदम। कोई बच्चा एकदम है ना 2-4 महीने का हो, उसको नहीं पता हो कि ये शेर है और शेर खतरनाक चीज होती है, वो भागेगा, भाग पाएगा? अरे मतलब भाग नहीं पाएगा, लेकिन क्या उसके अंदर डर जैसी कोई चीज होगी? डर जैसी कोई चीज होगी? नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हो, वो बिल्कुल नहीं डरेगा। सांप उसके सामने से गुजर जाए, वो भागेगा? ना भाग पाएगा, ना भागने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको डर नहीं है ना, उसको पता ही नहीं है, उसके ब्रेन ने सिग्नल नहीं दिया। ब्रेन ने जब बताया आपको तब आप डरे। बचपन से आपको बताया जाता है ना ये सही, ये गलत है, डरावना है, ये अच्छा है ना। तो आपके ब्रेन के अंदर वो इंफॉर्मेशन रहती है, आपका ब्रेन तुरंत इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, आपको भैया सिग्नल देता है कि वो जो बताया गया है ना वही है खतरनाक चीज, भागो बहुत तेज। समझे मेरी बात? बोलो। तो हमने कहा बेटा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जब कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, इंटीग्रेटिव मैनर में काम करते हैं, इंटीग्रेटिव मैनर में काम करते हैं, जब कोऑर्डिनेट करते हैं दूसरे के साथ में, तो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म ठीक ठीक चलती है।
समझ रहे हो? हमारे बॉडी के फंक्शंस, जो हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, ये ठीक ठीक चलती हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये बताओ, क्या दोनों बिल्कुल, जो नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम है, क्या दोनों एक ही जैसा बिहेव करते हैं, बिल्कुल एक ही तरीके से, उतना ही फास्ट कोऑर्डिनेशन होता है? नहीं बेटा, थोड़ा सा तो अंतर है। क्या अंतर है उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे होंगे बेटा, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे होंगे, तो यहां पे जो कोऑर्डिनेशन हो रहा होगा, जो स्टिमुलस भेजा जा रहा होगा, किसके द्वारा भेजा जा रहा होगा? न्यूरॉन्स के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूरॉन्स के द्वारा। यहां पे हार्मोन्स के द्वारा भेजा जा रहा है। अब ये बताओ बेटा, न्यूरॉन आपके बॉडी में हर एक जगह पे फैले हुए हैं, आपके बॉडी के हर एक टिश्यूज तक, सेल्स तक पहुंचे हुए हैं? बोलो, हैं? अरे बोलो। तो ये बताओ, अगर न्यूरॉन के थ्रू कोई चीज भेजनी होगी तो बहुत फास्ट जाएगी, और फास्ट के साथ साथ में पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होगा। मैसेजेस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे। मतलब दो तरीका होता है, जैसे मान लो घर में आप हो, मम्मी पापा, और आप हो सकता है कि मतलब बड़े भाई हो, आपका कोई छोटा भाई हो या छोटी बहन, और ज्यादा इफेक्टिव है छोटी बहन मान लो, है ना? भाइयों को जान रहे हैं, ठीक है सब, है ना, समझ जाएंगे अपने आपस में। छोटी सिस्टर है तुम्हारी, और रोते हुए मम्मी के पास गई कि मम्मी भैया बहुत तेज हमें मारे कंटाप, और हो सकता है अपने गाल पे चटका ली हो बहुत तेजी के साथ में, लाल हो गया होगा। गई हो मम्मी के पास में एकदम रोते हुए बहुत बुरी तरीके से, और क्यों गई हो? उसका तुम कहना नहीं मान रहे थे, कुछ कह रही थी भैया ये चाहिए हमको, नहीं दे रहे थे, बस चली गई मम्मी के पास एकदम रोते हुए, है ना, लगा दी अपने आप को कंटाप, उसका में चली गई। मम्मी से बताई। तो मम्मी ना डायरेक्टली कई बार एक्ट नहीं करती, वो डायरेक्टली एक्ट नहीं करती, पापा के थ्रू एक्ट करती हैं। कहती देखो एकदम बच्ची है, बताओ छोटी सी बच्ची है, इतना बेशरम हो गया, अपनी बहन को मारते हुए शर्म नहीं आ रही है, चढ़ा दी उन्होंने चढ़ा दिया। अब उनका जो ट्रांसमिशन का तरीका है, देखो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। इनडायरेक्ट कैसे हुआ? वो डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं कर रही इंफॉर्मेशन तुम्हारे तक, पापा के थ्रू कर रही है। मेरी बात समझ रहे हो? पापा गए तुम्हारे पास, कुछ नहीं बोले, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोले तुमसे, आए कान पकड़े मारे कंटाप जोरदार तरीके, एकदम मारे, लाल हो गया तुम्हारा गाल, उससे भी ज्यादा लाल हो गया जितना उस बच्ची का लाल हो, उससे भी ज्यादा लाल हो गया, एकदम छप गई उंगली उंगली। तुरंत तुम्हारे समझ में आ गया कि चक्कर क्या है, क्यों मार खाए हैं हम। फिर बच्ची की तरफ देखे, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, मिलते हैं तुमसे बाद में, मम्मी पापा हमेशा थोड़ी ना रहते हैं घर में, बताएंगे तुमको, है ना? तुम्हें तुरंत समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि वो जो कोऑर्डिनेशन था बेटा, वो जो इंफॉर्मेशन था, वो जो स्टिमुलस थी, जो पापा ने जनरेट किया, वो पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन थी, वो पॉइंट टू पॉइंट स्टिमुलस था। समझ रहे हो मेरी बात? एकदम तुरंत आपको समझ में आ गया, और बहुत तेजी के साथ में समझ में आ गया कि क्या गड़बड़ी हुई है और हमें क्या करना चाहिए। समझ रहे हो? तुरंत बच्ची के पास गए, बेटा बताओ क्या चाहिए, चलो चलो हम दिलवाते हैं तुमको, है ना? तुरंत चले गए लेके, बाद में तो मतलब है ना, तुम बदला निकालोगे कभी ना कभी, वो बात अलग है, लेकिन मतलब है ना, उस टाइम के लिए तो आपको तुरंत है ना समझ में आ गया क्या करना चाहिए। मम्मी वाला तुरंत समझ में आया था? नहीं आया था, क्योंकि मम्मी इनडायरेक्ट वे में काम करती है। अब इन दोनों को जरा समझो, इन दोनों को जरा समझो। नर्वस सिस्टम के अंदर बेटा, क्योंकि न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन है आपके बॉडी के हर एक टिश्यू सेल्स तक है, डायरेक्ट है, तो इनका जो कोऑर्डिनेशन होगा वेरी फास्ट होगा। कैसा होगा? वेरी फास्ट होगा, बहुत तेज होगा, वेरी फास्ट होगा, और पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होगा, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होगा। हार्मोन की बात करें बेटा, ये बताओ, हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जनरेट होते हैं। हार्मोन्स का सिक्रीशन हमारे बॉडी की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी होती है? डक्टलेस होती हैं या डक्ट होती है इनके अंदर? डक्टलेस होती है। कैसी होती हैं? डक्टलेस होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड होती है। अब ये बेटा डक्टलेस ग्लैंड हैं, तो ये अपना सिक्रीशन पुअर करेंगे, कहीं पे अपना सिक्रीशन डालने का काम करेंगी। कहां पे डालेंगी? ब्लड या लिम्फ के अंदर। कहां पे बेटा? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो हार्मोन्स बेटा निकल रहे हैं, इन हार्मोन्स को ब्लड या फिर लिम्फ के थ्रू आपके बॉडी के सेल्स तक भेजने का काम किया जाता है। जो एक्चुअली में जहां पे जो टारगेट ऑर्गन होता है, उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? ब्लड या लिम्फ के थ्रू। अब ये बताओ, ब्लड के पास कोई ऐसा तरीका है कि मान लो
ब्रेन को मैसेज पहुंचाना है, कहां पहुंचाना है, आपके ये है ना पाम तक पहुंचाना है, ठीक है, पाम तक पहुंचाना है कोई मैसेज। अब क्या ब्लड के पास कोई ऐसा डायरेक्ट तरीका है, एंडोक्राइन सिस्टम के पास ऐसा कोई डायरेक्ट तरीका है कि वो जो मैसेज है डायरेक्टली केवल पाम की मसल्स तक पहुंचाने का काम करे? बोलो, कोई तरीका नहीं। क्या तरीका है? तरीका केवल ये है कि ये अपना सिक्रीशन जो हार्मोन है ये ब्लड या लिम्फ के अंदर पुअर करे और ब्लड इसको ब्लड वेसल्स के थ्रू जिधर जिधर से बेटा फ्लो हो रहा है उस फ्लो के साथ में उसको लेके जाए। तो उस दौरान रास्ते में तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, इसको हो सकता है भटक जाए, रास्ते में बहुत सारे लोगों से सामना होगा ब्लड का, हो सकता है भटक जाए, हो सकता है ना भटके, लेकिन टाइम तो लगेगा बेटा। जैसे जब तुम ट्रेन से सफर करते हो या जब तुम एरोप्लेन से सफर करते हो, दोनों में टाइम किसमें ज्यादा लगता है, किसमें कम लगता है? ट्रेन से ज्यादा लगता है और एरोप्लेन से कम लगता है। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन तुम्हारे गंतव्य स्थान तक डायरेक्टली पहुंचाने का काम करता है। समझ रहे हो? जहां पे बैठे और जहां तक जाना है, कई बार ऐसा होता है वो डायरेक्टली उसी जगह पे लैंड करवाता है जहां पे आपको जाना है, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं होता उसमें। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन ट्रेन के अंदर तो बहुत सारे स्टॉपेज होते हैं, उसको हर एक स्टेशन से गुजरना है, बहुत सारे स्टेशन मिलने वाले हैं रास्ते में, हर एक स्टेशन से गुजरना होता है, बोलो, और हर एक जगह पे ट्रेन रुकती है, फिलअप करती है बहुत सारे लोगों को। ऐसे ब्लड होता है। ब्लड इज लाइक अ ट्रेन एंड न्यूरॉन्स इज लाइक अ एरोप्लेन। समझ रहे हो? न्यूरॉन्स आपके बॉडी के पास में जो इफेक्टर ऑर्गन है बेटा, वहां तक जो मैसेजेस पहुंचाने डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं, बीच में कहीं कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन है उस इफेक्टर ऑर्गन के साथ में। मेरी बात समझ रहे हो? और ब्लड क्या है? ब्लड उस ट्रेन की तरह है जिसको हर एक स्टेशन पे रुकते रुकते जाना है, हर एक जगह पे भैया ब्लड है ना, तो न्यूट्रिएंट को लेगा जगह जगह से, और जब जा रहा होगा तो जिस भी रास्ते से जा रहा होगा हर एक ऑर्गन और टिश्यूज तक जो न्यूट्रिशन पहुंचाना चाहिए पहुंचाते हुए जाएगा। बोलो, हर एक ऑर्गन हर एक टिश्यूज तक जो उसको चाहिए होगा, जो जरूरत का होगा, उससे पूछेगा भैया चाहिए कुछ। जैसे अनुराग के पास पूछा भैया चाहिए कुछ, अनुराग के हाँ ये चीज चाहिए, अनुराग को दे दिया। बैंक के पास पूछा भैया चाहिए कुछ, राजनाथ के पास भैया चाहिए कुछ, है ना, आयुष्मान चाहिए, तो कहा हाँ सर। तो जो इनकी जरूरत थी इनको दे दिया गया, उसके बाद में आगे बढ़ गया, सबसे पूछते हुए जा रहा है। ब्लड का काम कुछ ऐसा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो भैया ये बताओ, इसमें वेरी फास्ट हमने लिखा, क्या इसमें उतना फास्ट होगा? नहीं। इसमें जो ट्रांसमिशन होगा बेटा, इसमें ट्रांसमिशन कैसा होगा? स्लो होगा। कैसा होगा? स्लो होगा। और क्या पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होगा जैसा यहां पे हो रहा है? यहां पे जनरलाइज ट्रांसमिशन होगा। समझ रहे हो? यहां पे जो ट्रांसमिशन होगा बेटा वो जनरलाइज्ड होगा। जनरलाइज का मतलब बेटा कोई लोकल ऑर्गन है, जैसे कोई लोकल ऑर्गन है वहां तक पहुंचेगा तो, लेकिन उसके आसपास की जो भी बेटा है ना ऑर्गन्स होंगे, जो भी बॉडी टिश्यूज होंगे, है ना, उन तक उनसे गुजरते हुए पहुंचेगा इफेक्टर ऑर्गन तक, और डायरेक्टली उसको पुअर नहीं करेगा, उस सराउंडिंग में पुअर करेगा, और जो जरूरत होगी, जिसको जरूरत होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा उस चीज को। समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, एक बात और, तीसरी बात हम आपसे करने जा रहे हैं बेटा। पापा को जो कोऑर्डिनेशन था, आपको जो समझाने का तरीका था, वो पॉइंट टू पॉइंट था, कुछ बोले नहीं, डायरेक्ट आके एक झापड़ जड़ दिए और उसके बाद में चले गए, अपना काम करने लगे, वो भी भूल गए और शाम तक तुम भी भूल गए कि पापा यार पापा मारते ही रहते हैं, आए दिन एक आध दो झापड़ मार देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मम्मी कभी कभी सुनाती हैं, लेकिन जब सुनाती हैं बातों से एकदम मारती हैं, और ऐसी ऐसी बातें बोल देंगी ना तुमको, एक आध महीने तक तुम्हारे दिमाग में चलती रहेगी, सो नहीं पाओगे सही से तुम। अगर मम्मी अपने पे आ गई, इतना ज्यादा इमोशनल कार्ड खेल जाती हैं कि वो आपके दिमाग में ना एकदम से, मतलब वो एकदम पिन करता रहता, पिन करता रहता, पिन करता रहता है। मतलब मम्मी ने जो मैसेज सेंड किया है वो स्लो तो था लेकिन लॉन्ग लास्टिंग था। पापा वाला कैसा था? वेरी फास्ट था, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ में खत्म भी हो जा रहा था। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो, समझ रहे हो? तो भैया यहां पे जो इंपल्सेस भेजे जा रहे हैं बेटा, यहां पे जो इंपल्सेस सेंड किए जा रहे हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग है या कम टाइम के लिए? फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए। यहां पे जो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं बेटा, हार्मोन्स के थ्रू जो भेजे जा रहे हैं, ये कैसे हैं?
जो मैसेज भेजा गया, ये मैसेज कैसे होंगे? लॉन्ग लास्टिंग होंगे। इसमें रिवर्सिबिलिटी होती है, इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। इसमें रिवर्सिबिलिटी होती है। रिवर्सिबिलिटी होने का मतलब क्या हुआ बेटा? ये बताओ, जैसे अनुराग तुम्हारे बगल बैठे थे, पिन लेके आए थे, कल तुमने इनको कुछ कह दिया था, एकदम पिन लिए हुए थे हाथ में, कहे रुको बताते हैं, आया और भाई ठीक हो, उसके बाद में पिन चुभा दिए ऐसे थोड़ा सा। आयुष्मान को चुभाए थे, है ना, मतलब आयुष्मान को चुभाए थे, ठीक है, तो मतलब है ना, चुभा दिए। आयुष्मान आयुष्मान बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे, इनको मोटा उटा कह रहे थे, पता नहीं क्या, तो कह के रुको अभी बताते हैं, चुभा दिए। ये बताओ, थोड़े टाइम के लिए जब चुभा रहे होंगे, थोड़े टाइम के लिए दर्द होगा, उसके बाद दर्द कम हो जाएगा, 5-10 मिनट के बाद में दर्द खत्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर भूल जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो भाई? तवे पे आपका हाथ एकदम अचानक से पड़ गया, रोटी बना रहे थे तुम, अचानक से एकदम तवे पे हाथ लग गया, बहुत तेजी के साथ, मैं जैसे छुआ नहीं, एकदम बहुत तेजी के साथ, आपने देखा भी नहीं, बहुत तेजी के साथ में एकदम हटा हाथ आपका। बोलो, उस टाइम के लिए तो बहुत तेज आपको पता चला, लेकिन क्या ये हमेशा के लिए रहेगा? नहीं, थोड़े टाइम के लिए बाद, थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। बोलो, मेरी बात समझ रहे हो? थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हार्मोन बेटा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ आपके बॉडी में, क्या रिलीज हुआ? ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ। ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, एक बार बेटा बॉडी के अंदर ग्रोथ होना शुरू हुई, तो क्या रिवर्सिबल डायरेक्शन में चली जाएगी क्या तुम्हारी ग्रोथ? ऐसा होगा क्या कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, तुम थोड़ा सा लंबे हो गए, जैसे खत्म हुआ फिर उतने छोटे हो गए? ऐसा होता है क्या? नहीं होता बेटा, गलत सोच रहे हो, एकदम गलत सोच रहे हो, है ना, ठीक है, समझे? मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग है ना। यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल में ग्रोथ हार्मोन का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, लंबे टाइम तक के लिए चल रहा है बेटा, जो तुम लोग सोच रहे हो वो नहीं सोचना है, ठीक है। हाँ, हार्मोन जनरेट होते हैं बेटा, अलग अलग चीजों के लिए जनरेट होते हैं, अलग अलग तरीके से जनरेट होते हैं, है ना। जो आपके इमोशनल बिहेवियर होते हैं कई बार, वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं। जो कई कई बार आपके अट्रैक्टिव बिहेवियर होते हैं, ये हार्मोन्स की वजह से होते हैं। हाँ हाँ, अलग अलग तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल, डोपामाइन, है ना, बहुत सारे अलग अलग वाले, वो भी वाले, मतलब समझ रहे हो? ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो। तो बेटा इसमें हमने कहा लॉन्ग लास्टिंग, और इसमें क्या कहा हमने? फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन या फॉर सम टाइम। बोलो, समझ में आया बेटा? लिख डालो इसको जल्दी से। अब बेटा समझते हैं न्यूरॉन्स की कुछ खासियत होती है। हम ये कह रहे हैं न्यूरॉन्स ट्रांसमिशन का काम करते हैं स्टिमुलस को, तो कुछ खासियत होगी तभी ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। जैसे हमने मसल के बारे में बताया था बेटा, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्साइटेशन होता है, अलग है ना, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है ना, एक्साइटेबिलिटी होती है, अलग अलग तरीके की बात हमने करी। हम ऐसे न्यूरॉन्स के अंदर आपसे कहने जा रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज है न्यूरॉन के अंदर, उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि न्यूरॉन कंडक्शन का काम कर रहे हैं, इंपल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो खासियत होगी तभी कर पा रहे होंगे। तो न्यूरॉन्स के अंदर क्या क्या खासियत है? तो अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें बेटा, नर्व सेल की बात करें, तो न्यूरॉन्स के अंदर सेंसिटिविटी पाई जाएगी। क्या होगी? सेंसिटिविटी होगी। सेंसिटिविटी का मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। न्यूरॉन्स आर सेंसिटिव एलिमेंट, है ना, सेंसिटिविटी पाई जाएगी इनके अंदर। एक्साइटेबिलिटी होगी। क्या होगी? एक्साइटेबिलिटी होगी। एक्साइटेबिलिटी होगी। सेंसिटिविटी, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। क्या होगा? कंडक्टिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ? सेंसिटिविटी का मतलब डिटेक्ट कर रहे हैं, एक्साइटेबिलिटी का मतलब रिसीव कर रहे हैं, और कंडक्टिविटी का मतलब ट्रांसमिट कर रहे हैं। डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट।
डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट, है ना, डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट लिख लो। सेंसिटिविटी, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और उसको कंडक्ट कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं जो इंफॉर्मेशन इन तक आई है। समझ रहे हो? जैसे यहां बेटा बहुत ऐसे तेजी के साथ हमने पेन चुभाई, जैसे हमने पेन चुभाई हमारे ब्रेन को पता चला भैया कुछ नुकीली चीज है, उससे अपने हाथ को दूर करना चाहिए। कैसे पता चला? कैसे पता चला हमारे ब्रेन को? क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स जो थे, ये न्यूरॉन्स जो यहां पे पाए जा रहे थे बेटा, वो तुरंत मैसेज पहुंचाए कहां पे? आपके ब्रेन तक। और ब्रेन के अंदर क्या हुई? प्रोसेसिंग हुई उस इंफॉर्मेशन की, आपको पता चला भैया कोई नुकीली चीज है, आपको हाथ को हटा लेना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? जब वो रिसीव करेगा, डिटेक्ट करेगा और ट्रांसमिट करेगा। समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, कुछ बातें और, जैसे अगर हम बेटा लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, लोअर एनिमल्स की बात करें, किसकी बात करें? लोअर एनिमल्स की बात करें, तो हम आपसे ये कहेंगे लाइक इनवर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट की बात करें, जैसे हाइड्रा वगैरह की बात कर सकते हैं। किसकी? हाइड्रा वगैरह की, है ना। जैसे बेटा अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कि हाइड्रा, बड़ा ही सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, बहुत ही सिंपल होता है इसके अंदर। हाइड्रा के अंदर बड़ा ही सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम होगा, सिंपल न्यूरॉन के कनेक्शन होते बेटा, है ना, सिंपल न्यूरॉन के कनेक्शंस होते हैं। अगर हम इंसेक्ट की तरफ जाएं, इंसेक्ट मतलब बेटा आर्थ्रोपोडा की तरफ अगर जाएं हम, है ना, आर्थ्रोपोडा तक अगर हम पहुंच गए, आर्थ्रोपोडा में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? इंसेक्ट। यहां पे वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। कैसा होता है बेटा? वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, थोड़ा बढ़िया, हाइड्रा से तो अच्छे लेवल का होगा। समझ रहे हो? थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? इसके अंदर ब्रेन भी होगा, इसके अंदर गैंग्लियन भी होंगे। अब गैंग्लियन क्या होता है अभी हम थोड़ी देर बाद आपको समझाएंगे, ठीक है। मतलब अगर हम इंसेक्ट की बात करें बेटा, तो इंसेक्ट के अंदर आपको ब्रेन और गैंग्लियन जैसी चीज दिखाई पड़ेगी। समझ रहे हो? ठीक है, यहां पे थोड़ा ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करें, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन और बढ़िया सा होगा। पहले इसको लिख लो, फिर ह्यूमन के ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कैसा ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। अब बेटा हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं और एक चार्ट फॉर्म करते हैं, उसी चार्ट के अंदर सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही, कैसे डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेटा किसकी? ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। इसको मेजरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में बेटा? मेजरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं सीएनएस और एक को बोलते हैं पीएनएस। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस मतलब बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सीएनएस के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं बेटा, ये जानना जरूरी है आपके लिए। सीएनएस के अंदर दो पार्ट बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बोलो, दो चीजें पाई जाएंगी। पीएनएस की बात करें तो पीएनएस के अंदर क्या पाया जाएगा बेटा? अरे बोलो, क्या क्या? पीएनएस में क्या पाया जाएगा?
बस खत्म। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से फॉर्म होता है ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बेटा, इसके अंदर क्रेनियल और स्पाइनल नर्व पाई जाएंगी। बोलो, अरे बोलो। अब बेटा दोनों का फंक्शन समझ लो। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो हम कह रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, ये क्या कर रहा होगा, जो इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तक आ रही होगी बेटा, उसकी प्रोसेसिंग होती होगी, उसको समझा जाता होगा। समझ रहे हो? अगर आपका ब्रेन काम करना बंद कर दे तो आपकी समझ कम हो जाती, समझ खत्म हो जाती है। तो मतलब जो समझदारी आ रही ब्रेन की वजह से आ रही, मतलब जो भी चीजें आप समझ पा रहे हो उसकी प्रोसेसिंग कहां पे चल रही है? सेंट्रल ऑर्गन क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हम कह रहे हैं पीएनएस के अंदर बेटा क्रेनियल और स्पाइनल नर्व पाई जाती हैं। अब ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व दो तरीके की होती हैं। कितने तरीके की? इनका काम कुछ होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे बॉडी के ऑर्गन्स से, टिश्यूज से, सेल्स से कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। कुछ फाइबर्स, नर्व फाइबर्स ऐसे होंगे जो ब्रेन के अंदर जो भी सिग्नल जो आया था उस सिग्नल को प्रोसेस करके उस इंफॉर्मेशन को इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उनको क्या बोलेंगे? मोटर न्यूरॉन्स। क्या बोलेंगे बेटा? अभी अभी बेटा पिछला चैप्टर आप पढ़ के आए हो, मोटर एंड प्लेट की हमने बात करी थी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की हमने बात करी थी। हमने कहा था आप मसल कॉन्ट्रैक्शन कब करते हो? जब ब्रेन के द्वारा सिग्नल भेजा गया। किसके द्वारा? मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल भेजा गया। कहां पे? मोटर एंड प्लेट पे भेजा गया। और वो सिग्नल सार्कोलेमा से होता हुआ सार्कोप्लाज्म में पहुंचा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज करवाया और आगे का प्रोसेस। समझ रहे हो? किसके द्वारा भेजा गया? मोटर न्यूरॉन के द्वारा। तो मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? हम ये कह रहे हैं बेटा जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व हैं, इनके अंदर हम दो बातें कर रहे हैं कि कुछ होंगे जो सेंसरी फाइबर्स होंगे, कुछ होंगे मोटर होंगे। दोनों का फंक्शन समझ लो। सेंसरी को एफरेंट भी बोलते हैं और मोटर को इफरेंट भी बोलते हैं। मोटर का काम यह होता है कि जो सीएनएस है बेटा, उसकी जो जनरेट हुई इंफॉर्मेशन है कहां तक पहुंचाना? बॉडी के इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाना। और सेंसरी का काम यह होता है कि जो इंफॉर्मेशन, जो स्टिमुलस आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट तक मिला, उस स्टिमुलस को पकड़ के ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से पूछना भैया ये क्या था, और ब्रेन आपको जो बताएगा वो दोबारा से मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहां पहुंचाया जाएगा? आपके इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाएगा। मेरी बात समझे? मतलब इसके अंदर बेटा हम दो फाइबर्स की बात कर रहे हैं क्रेनियल स्पाइनल नर्व के अंदर। कौन कौन से? अरे बोलो। एक को हम कह रहे हैं बेटा क्या? सेंसरी। और एक को क्या कह रहे हैं? मोटर न्यूरॉन। एक सेंसरी न्यूरॉन है और एक बेटा क्या है? मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और एक है मोटर न्यूरॉन। क्या है? मोटर न्यूरॉनवा। सुनो क्या है बेटा? मोटर न्यूरॉनवा। मोटर न्यूरॉनवा का दूसरा नाम क्या है? इफ्रेंट। क्या नाम है? इफ्रेंटवा। क्या नाम बेटा? इफ्रेंटवा। इफ्रेंट फाइबर। और इस सेंसरी का नाम क्या है? एफरेंट फाइबर। क्या नाम है बेटा? एफरेंट। अरे बोलो बोलो बेटा। इसको जरा सा हम एक डायग्राम बना के समझाते हैं। देखो जरा डायग्राम क्या, एक ऐसे छोटा सा सीएनएस और ये है क्या बेटा? बॉडी ऑर्गन। सीएनएस कौन है? अनुराग है। और बॉडी ऑर्गन कौन है? शुभम है। अगर अनुराग से बॉडी ऑर्गन मतलब शुभम तक कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो किसके थ्रू करी जाएगी बेटा? मोटर न्यूरॉन के द्वारा। किसके द्वारा? मोटर न्यूरॉन के द्वारा। किसके द्वारा?
मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को ही क्या बोल रहे हैं बेटा? इफरेंट। क्या बोल रहे हैं? इफरेंट फाइबर। समझे? देखो जरा ध्यान दो, अगर बॉडी ऑर्गन से बेटा जो स्टिमुलस मिला, जैसे तुम्हें पेन चुभाई गई, जैसे तुम्हें पेन चुभाई गई, वो पेन जो चुभाई गई बेटा, वो कैसे आपको पता चला कि आपको पेन चुभाई गई? वो जो स्टिमुलस यहां पे दिया गया था हथेली पे आपके, वो स्टिमुलस लेके आपके सेंसरी फाइबर जिसको हम एफरेंट बोल रहे हैं, वो कहां गए? ब्रेन तक गए और कहे आयुष्मान से दूर रहना है, बहुत बदतमीज लड़का है, पेन चुभा देता है बार बार, है ना? तो बेटा ये कहां तक पहुंचे? तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचे। किसके थ्रू पहुंचे? सेंसरी सेंसरी न्यूरॉन, या फिर बेटा इसी को क्या बोल रहे हैं? एफरेंट फाइबर। मेरी बात समझे बबुआ? अरे बोलो, क्या बात है, बहुत अच्छे से। बेटा अभी हमें नीचे और चार्ट बनाना है। बेटा ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, सीएनएस में एक बात देख लेना, उसके बाद में फिर पीएनएस वाले चार्ट को आगे बढ़ाते हैं। बेटा यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी प्रोसेसिंग और कंट्रोल किया जा रहा है, इसको बोलो प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सेंटर। ठीक, बोलो, इसको लिख लो, फिर सीएनएस वाला पार्ट मिटा देते हैं और पीएनएस के चार्ट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, ये बेटा जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन है, ये मिलके दो तरीके के नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। एक का नाम है बेटा सोमैटिक और एक का नाम है ऑटोनॉमिक। थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं जिससे, एक का नाम है सोमैटिक और एक का नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या? स्कल? बेटा रुक जाओ, वही अभी मैं समझाने जा रहा हूं कि चार्ट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। देखो, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ध्यान दो। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बेटा? ये इंफॉर्मेशन भेजता है और रिसीव करता है। कहां से? स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी। इट रिले इंपल्सेस बिटवीन, ऐसे लिख लेना बेटा, इट रिले इंपल्सेस बिटवीन इट रिले इंपल्सेस बिटवीन किसके किसके बीच में? स्केलेटल मसल एंड सीएनएस। बोलो, ठीक है, किसके किसके बीच में? स्केलेटल मसल और सीएनएस के बीच में बेटा कनेक्शन बैठा रहा है कौन? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट रिले इंपल्सेस बिटवीन किसके किसके बीच में? किसके किसके बीच में? स्मूथ मसल और सीएनएस के बीच में। अब इसी स्मूथ मसल के साथ में बेटा विसरल वाले को आप रख सकते हो। कैसे? स्मूथ मसल की बात करें या विसरल मसल्स की बात करें, बेटा विसरल मसल्स या विसरल सिस्टम हम कहां पे बात करते हैं? जो हमारे इंटरनल विसरल ऑर्गन है उनकी बात करते हैं। अरे बोलो, मेरी बात समझ रहे हो? अब ये बताओ बेटा, जो विसरल ऑर्गन है तुम्हारे, क्या वो तुम्हारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं? नहीं होते, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं। और अगर इनवॉलेंट्री कंट्रोल में है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। समझ रहे हो बेटा? बेटा मेरी बात सुन, अभी उस पैराग्राफ पे आ जाएंगे, जो पैराग्राफ तुम बात करो अभी वहां पे आ जाएंगे, ठीक है? इट रिले इंपल्सेस बिटवीन किसके किसके बीच में? अरे बोलो, स्मूथ मसल, बिटवीन स्मूथ मसल and between smooth muscle and central nervous system।
बोलो, बिटवीन स्मूथ मसल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझे हमारी बात? बोलो। चलो देख, अब ये बताओ मैं आपसे सवाल पूछता हूं बेटा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम ये कह रहे हैं बेटा, ये स्केलेटल मसल तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है और वहां से ले रहा है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्मूथ मसल तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है और उससे ले रहा है। बोलो ठीक है। ये बताओ, अगर स्केलेटल मसल की बात करें बेटा, इनका कंट्रोल वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है? वॉलेंट्री कंट्रोल है। तो मतलब अगर हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें बेटा, तो ये वॉलेंट्रीली कंट्रोल करती है स्केलेटल मसल और सीएनएस के बीच में जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये कैसा सिस्टम है? वॉलेंट्री सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? अब एक बात और आपको समझ में आ रही होगी, जिसको हम इनवॉलेंट्री कहते हैं, हम जिसको कहते हैं कि ये हमारी इच्छा के अनुरूप काम नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता, आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं काम करता। आप अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट नहीं करते, आपका ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है, लेकिन आप नहीं कोऑर्डिनेट कर सकते। सर हमारा ब्रेन और हम अलग अलग चीज है क्या? रहने देते हैं, अभी उसकी बात नहीं करते, आध्यात्मिक चर्चा हो जाएगी ना, ठीक है, अभी इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलो मेरी बात सुनो, हम ये कह रहे हैं बेटा कि अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वॉलेंटरीली कंट्रोल कर रहा होगा या इनवॉलेंटरी कंट्रोल कर रहा होगा? बोलो, ये पूरा जो सिस्टम होगा बेटा कैसा होगा? इनवॉलेंटरी होगा। और ये कैसा होगा? वॉलेंटरी होगा। बोलो, इतना समझे? अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दोबारा से डिवाइड करते हैं बेटा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो मोटर यूनिट है इसकी, कौन सी मोटर यूनिट? एक्चुअली में वो बेटा दो में डिवाइड होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। इसको नोट कर लो, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर से डिवाइड करते हैं, ठीक है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर से डिवाइड करते हैं, इसको लिख लो जल्दी से प्लीज, इसको लिख लो। अब हम ये कह रहे हैं बेटा, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ध्यान दो इधर बबुआ, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी बेटा दो यूनिट होंगी, दो तरीके के फाइबर्स होंगे, मोटर और सेंसरी। बोलो, मोटर और इसकी जो मोटर यूनिट है, मतलब जो इफरेंट फाइबर है, कौन से फाइबर बेटा? जो इफरेंट फाइबर है, इनके अंदर फर्दर डिवीजन होता है, और ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर डिवाइड करते हैं। किसमें? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के अंदर डिवाइड करते हैं। बोलो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर डिवाइड करते हैं। अब बेटा इन दोनों की बातें हमने आपसे कहीं करी है, कहां पे? जब हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी पढ़ा रहे थे तब करी थी। खड़े हो, खड़े हो। हाँ, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेटा कब काम करते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं, आपके हार्ट रेट पे क्या असर डालते हैं, दोनों के बारे में बताना है। बताओ। एक फॉर्मूला हमने प्यारा सा बताया बेटा, फॉर्मूला याद होगा तुरंत बता ले जाओगे। ये वाला और ये वाला सही बता रहे हैं, ये सिंपैथेटिक वाला गुड, बैठ जाओ बेटा। संत पीसी भी एक फार्मूला बताया था, सिंपैथेटिक टैकीकार्डिया क्रिएट करता है और पैरासिम्पैथेटिक ब्रैडीकार्डिया क्रिएट करता है। टैकीकार्डिया का मतलब इंक्रीज्ड हार्ट रेट और ब्रैडीकार्डिया का मतलब डिक्रीज्ड हार्ट रेट। समझ रहे हो? तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का मतलब समझ पाए बेटा। पहली बात तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है, मोटर यूनिट के पार्ट है, तो ये इंपल्सेस सेंड करेंगे इफेक्टर ऑर्गन तक। कहां से? सीएनएस से। कहां से बेटा? सीएनएस से। जो इंफॉर्मेशन आई है पीएनएस तक, उस इंफॉर्मेशन को, जो सीएनएस से बेटा जो इंफॉर्मेशन आई है पीएनएस तक, उस इंफॉर्मेशन को सेंड करने का काम करेंगे बेटा इफेक्टर ऑर्गन तक। और वो ऑर्गन कैसे होंगे? इनवॉलेंट्री होंगे। कैसे होंगे? उनका फंक्शन कैसा होगा? इनवॉलेंट्री होगा। समझ रहे हो? तो सिंपैथेटिक के अंदर और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर, दोनों के अंदर लिख लें बेटा, कहां से?
सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है, बोलो, लिख लो जल्दी से। इफेक्टर ऑर्गन भी बेटा जनरलाइज नहीं रहना चाहिए, एकदम आपको पता रहना चाहिए। इफेक्टर ऑर्गन में किसकी हम बात कर रहे हैं? स्मूथ मसल जहां पे पाई जा रही है, कौन सी मसल? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल क्या बेटा आपके वॉलंटरी कंट्रोल में होती है? नहीं होती, इनवॉलंटरी कंट्रोल में होती है ना, तभी तो ऑटोनॉमिक का पार्ट है। अब बेटा सुनो, जो नर्वस सिस्टम है बेटा किसके द्वारा बना है? न्यूरल टिश्यूज के द्वारा, नर्वस टिश्यूज के द्वारा, ठीक है। अब इन न्यूरल टिश्यूज के अंदर कौन कौन सी सेल पाई जाती है, जरा इनकी बात करते हैं। चार्ट आपको बेटा याद हो गया? भूलोगे तो नहीं, अभी एक बार हम उसकी बात कर लेंगे आखिरी में, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं बेटा न्यूरल टिश्यूज की। न्यूरल टिश्यूज के अंदर कौन कौन सी सेल होंगी, बोलो? एक तो न्यूरॉन होगा, या फिर नर्व सेल, और दूसरा न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल ये बेटा सपोर्टिंग सेल है जो इसको सपोर्ट करती है, न्यूरॉन या नर्व सेल को। अब अगर हम न्यूरॉन या नर्व सेल की बात करें बेटा, तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा? सेल बॉडी, सेल बॉडी होगी, एंड न्यूराइड्स होंगे। क्या होंगे? सेल बॉडी एंड न्यूराइड्स। देखो न्यूराइड्स के अंदर दो चीजें, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। एक्सॉन, इसको लिख लो। अभी इसकी बात करते हैं बेटा, ये सपोर्टिंग सेल हैं। कैसी सेल है बेटा? सपोर्टिंग सेल हैं, न्यूरोग्लियल सेल और सपोर्टिंग सेल। अभी इसकी बात करते हैं बढ़िया से, ठीक है, पहले इसको लिख लो, है ना। न्यूरॉन या नर्व सेल को बेटा हम सेल बॉडी न्यूराइड्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। न्यूराइड्स के अंदर डेंड्रॉन एक्सॉन पाया जाता है। न्यूरोग्लियल सेल बेटा सपोर्टिंग सेल है। अब न्यूरोग्लियल सेल के बारे में भी बात करते हैं, कितने तरीके की होती है, सीएनएस और पीएनएस दोनों जगह पे। एक बार लिख लो इसको जल्दी से। न्यूरोग्लियल सेल के बारे में समझते हैं, देखो जरा ध्यान से, देखो न्यूरोग्लियल सेल के बारे में हम ये कह रहे हैं बेटा सपोर्टिंग सेल है, और ये पैकेजिंग मटेरियल का फॉर्मेशन कर रही है अराउंड न्यूरॉन्स। किसके अराउंड? न्यूरॉन्स के अराउंड बेटा ये पैकेजिंग मटेरियल का फॉर्मेशन कर रही हैं। किसके अराउंड? अराउंड न्यूरॉन। अराउंड न्यूरॉन, समझे? किसके अराउंड? न्यूरॉन के अराउंड। अब न्यूरोग्लियल सेल बेटा पीएनएस और सीएनएस दोनों जगह पे समझते कितने तरीके की होती है। इस न्यूरोग्लियल सेल को बेटा दो में डिवाइड करते हैं, पीएनएस और सीएनएस। पीएनएस के अंदर बेटा जो न्यूरोग्लियल सेल है, एक सेल की हम बात करते हैं जिनका नाम है स्वान सेल। क्या नाम है? और सीएनएस के अंदर बेटा तीन, एस्ट्रोसाइट, ऑलिगो डेंड्रोसाइट्स, एंड माइक्रोग्लियोसाइट। माइक्रोग्लियोसाइट्स
बेटा ये दिख रहा है क्या इसमें, दिख रहा है साफ साफ। देखो स्वान सेल का काम क्या है बेटा, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करना। क्या काम है? पीएनएस के अंदर अगर आपसे पूछा जाए माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, तो स्वान सेल। इट फॉर्म्स माइलिन माइलिन शीथ अराउंड एक्सॉन। कहां पाई जाती माइलिन शीथ? एक्सॉन में। अच्छा ये बताओ, अगर हम आपसे सवाल पूछें क्या कहीं पे अगर स्वान सेल प्रेजेंट है तो इसका मतलब है माइलिन शीथ पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। यस, मतलब बेटा जो स्वान सेल है इसका पाया जाना ये नहीं दिखा रहा है कि माइलिन शीथ पाई जाएगी। स्वान सेल के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, माइलिन शीथ सिक्रेट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर सिक्रेट कर रहा होगा तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा, नहीं सिक्रेट कर रहा होगा तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा। बोलो। पीएनएस की अगर बात करें तो यहां पे हम तीन तरीके के सेल्स की बात कर रहे हैं बेटा। एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर का नाम कभी सुने हो? ब्लड ब्रेन बैरियर, नर्वस सिस्टम नहीं पढ़े पे हम लोग कभी? नहीं, वो उस समय भी नहीं पढ़ा था ना, मुझसे पढ़ा नहीं था ये। ब्लड ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करता है कौन? एस्ट्रोसाइट। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है बेटा, इसको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये बेटा तुम्हारी ब्लड वेसल्स थी, ध्यान से सुनो, ये ब्लड वेसल्स थी, ब्लड लेकर जा रही थी। ये जब ब्रेन के पास पहुंचती बेटा, ब्रेन के अंदर इनकी एंट्री तो होती नहीं, जानते हो आप, इनकी एंट्री नहीं करवाई जाती, ठीक है। ये जब अपना सब्सटेंस जो ब्लड के अंदर भरा पड़ा है बेटा लेके पहुंचती हैं ब्रेन के पास, तो ब्रेन से कहां से बेटा? सीएनएस वाले रीजन से। और सीएनएस वाले रीजन में भी कौन? हम जिनकी बात कर रहे हैं एस्ट्रोसाइट्स। ये सेल्स करती क्या है कि एक तरीके से ना फाइबर सिक्रीट करती हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे, और ये फाइबर ना रैप करते हैं इसके अराउंड। जो पोरस स्ट्रक्चर्स है ना, कौन से स्ट्रक्चर्स बेटा? पोरस स्ट्रक्चर, जो कैपिलरी, क्योंकि कैपिलरी के नेटवर्क होते हैं इसके अंदर, है ना। कैपिलरी के नेटवर्क जो है, क्योंकि कैपिलरी के अंदर पोरस स्ट्रक्चर होता है, पोर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, उसके थ्रू सब्सटेंसेस लीक करते हैं और वही लीक करके जाते हैं आगे। तो जो पोरस स्ट्रक्चर है उसके अराउंड रैप कर जाते हैं, ये रैप करके ये इंश्योर करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से रुकावट डाल देंगे कि भैया कुछ भी नहीं आना चाहिए। ये उन चीजों को रोकने का काम करते हैं जो ब्लड के अंदर हो सकता है हार्मफुल हो, टॉक्सिक हो। और आपका ब्रेन बेटा वाइटल ऑर्गन है, अगर उसके अंदर कोई टॉक्सिक चीज पहुंच गई तो आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है, आप पागल हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। ब्रेन तक कुछ गड़बड़ चीज ना पहुंचने पाए, इसको इंश्योर करने के लिए एस्ट्रोसाइट्स आती हैं, और ये क्या काम करती है बेटा? ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करती है। ये लीकेज जो हो रहा होता है, उस लीकेज से टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है ब्रेन तक ना पहुंचने पाए, इसको इंश्योर करने का काम करती है, समझ रहे हो। अच्छा, दूसरी वाली जो सेल है ऑलिगोडेंड्रोसाइट, कौन सी सेल बेटा? ये जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट है, ये वही स्वान सेल वाला काम कर रही होगी पीएनएस सीएनएस के अंदर। जो पीएनएस के अंदर बेटा, जो पीएनएस के अंदर स्वान सेल काम कर रही थी, वही काम जो है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स कहां पे करती है? सीएनएस के अंदर। मतलब ये क्या करेंगी? माइलिन शीथ को सिक्रीट करने का काम करेंगे, ठीक, समझ रहे हो। माइक्रोग्लियोसाइट क्या काम करेंगे? फैगोसाइटोसिस। क्या काम करेंगे बेटा? फैगोसाइटोसिस स्कैवेंजर का काम करती हैं। माइक्रोग्लियोसाइट एक्ट एज, ये क्या करती हैं बेटा? फैगोसाइटोसिस या फिर स्कैवेंजर, साफ सफाई करने का काम करती हैं। क्या काम करती है बेटा? साफ सफाई।
तो मतलब किसके जैसी सेल हुई, मैक्रोफेजेस के जैसी सेल हुई कि नहीं। तो आपसे अगर पूछा जाए ब्रेन के अंदर मैक्रोफेजेस कौन से हैं, माइक्रोग्लियोसाइट। समझ रहे हो, ब्रेन के अंदर बेटा कौन है, माइक्रोग्लियोसाइट्स। ठीक है, लिख लो। एक दो बात और सुन लो, सुनो। वैसे बेटा अगर हम न्यूरल टिश्यूज की बात करें तो न्यूरल टिश्यूज जो होती है कैसी ऑरिजिन की होती है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन की होती है। कैसी होती है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन की होती है। माइक्रोग्लियोसाइट बेटा मेसोडर्मल ऑरिजिन का होता है। कैसा होता है, इसको लिख लेना। ये माइक्रोग्लियोसाइट जो है बेटा ये कैसा होता है, मेसोडर्मल ऑरिजिन का होता है। अच्छा एक दो बातें और सुन लो, एक दो बातें और सुन लो। जैसे बेटा अभी हम मैक्रोफेजेस की बात कर रहे हैं, हमने कहा ब्रेन के अंदर कौन मैक्रोफेजेस का काम कर रहा है, माइक्रोग्लियोसाइट। हम अलग अलग जगह पे पूछे, देखते कितने लोगों को याद है, पूछे मैक्रोफेजेस इन डिफरेंट ऑर्गन्स, पूछे। चलो पूछते हैं, देखते हैं कितने लोगों को याद है। ब्लड के अंदर मैक्रोफेजेस का काम कौन करते हैं, ब्लड के अंदर मैक्रोफेजेस का काम कौन करते हैं बेटा, हाँ अबे फाइगोसाइटोसिस नेचर कौन किसका होता है, मोनोसाइट्स, खास करके बेटा किसका, मोनोसाइट्स का। समझ रहे हो। लंग्स के अंदर बात करें, हाँ बताया हमने बेटा, इसीलिए पूछ रहे हैं। लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर कौन है, रिवाइज मत करना। लंग्स के अंदर मुंह बना के बैठ जाओ। डस्ट सेल, कौन सी सेल, लीवर के अंदर, वाह लीवर वाला भूल गए, बताओ इतना फेमस नाम है, कफर सेल। अभी हम बेटा तुम्हारी काट देंगे, कट गया सिलेबस से, बदतमीज कहीं के। इसको भी लिख लो। देखो ब्रेन के अंदर बेटा हम मैक्रोफेजेस की बात कर रहे हैं, कौन सा है, फाइगोसाइटोसिस काम कौन कर रहा है, माइक्रोग्लियोसाइट। अगर हम आपसे इसकी बात करें लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर कौन है, डस्ट सेल। क्या काम कर रहे हैं बेटा, मैक्रोफेजेस लाइक है ना, मैक्रोफेजेस लाइक है। लीवर के अंदर कफर सेल, लीवर के अंदर कफर सेल। ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स, ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स। और बेटा ब्रेन तो आप समझ ही गए हो, उसके अंदर भी फाइगोसाइटोसिस नेचर होता है बेटा, लेकिन मेनली मोनोसाइट्स की बात करते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, देखो है ना, ब्रेन के अंदर अगर हम कहें तो ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लियोसाइट, जल्दी लिख डालो बेटा। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर के अंदर हम नर्व सेल की बात करेंगे। नर्व सेल के अंदर बेटा जो जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी बात करेंगे हम। नर्व इंपल्स कंडक्शन, न्यूरल कंडक्शन की बात करेंगे बेटा, है ना। न्यूरल कंडक्शन के बाद में हो सकता है ब्रेन भी स्टार्ट कर दें हम, लेकिन जहां तक उम्मीद है बेटा, है ना, केमिकल सिनेप्स तक हो जाएगा, है ना, वहीं तक हो पाएगा, है ना। तो